Hello everybody, welcome to Vani Academy. So today we are going to start a new topic that is early societies, and we will read this with reference to the particular time span that is from circa 600 BCE to circa 600 CE. So this is me, Palak Agnihotri, and as we know that we have started our NCERT course. So today we are dealing with our third topic. So before starting our topic, I would like to tell you again that Pani Ma'am has started her foundation course on Indian polity on Unacademy. So while taking your plus subscription, you can put her code that is Vani Mehra to avail 10% discount, as well as you will get her personal mentorship throughout your preparation. She will help you in each and every step of your preparation, that is from answer writing, from the practice session of PYQs, that is previous year questions, with your time management, and instead of spending hours on different courses, you can watch our foundation courses which are given by Vani Mehra, that is Vani ma'am. Now let us start. So before reading our chapter, I would like to tell you some keywords which are more important for our chapter. Here the first word is kinship, which means the person belonging to the same family. The kinfolk word means person of blood relation. You can relate who are the person who are of blood relation, same blood relation. Means our blood relation. हमारे blood relation में कौन आते हैं? हमारे मम्मी पापा भाई बहन, even cousins भी. Okay. Now patrilineal word का मतलब ये होता है कि सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर्स टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन. मैट्रिलिनी मीन्स सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम मदर साइड. मदर साइड जैसे मामा हो गए, मामी, नाना, नानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वॉट इज धर्म सूत्र? इट मीन्स इट इज़ अ टेक्स्ट विच इज़ कंपोज्ड इन संस्कृत बाय ब्राह्मण्स. चैप्टर इज अबाउट, अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि किस चीज़ के बारे में. ये सोशल हिस्ट्रीज़ के कुछ इश्यूज़ के बारे में है जो कि रिलेटेड है कास्ट से, क्लास से, जेंडर से, किनशिप से. अब यहाँ हम देखते हैं जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं वो हिस्टोरियंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं सोशल हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. तो चैप्टर में जाने से पहले, मीन्स मेन टॉपिक में आने से पहले, मैं ये बता देना चाहूँगी कि जो प्रीवियस चैप्टर थे वो क्या थे और अभी क्या क्या चेंजेस आ चुके थे पहले से ही. उसके आगे तो हम कंटिन्यू करेंगे ना, पहले हम बेसिक जान लें. और अच्छे से बेसिक जानने के लिए मैंने पूरी बेसिक्स की जो क्लास थी उसको लगाई थी फर्स्ट पार्ट में, मीन्स सेकंड चैप्टर में. सॉरी, सेकंड चैप्टर आप जाके देख सकते हैं हमारा. अभी उसमें क्या होता है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं यूजुअली बेसिक्स और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं मेन से रिलेटेड. तो मैं इन सब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो भी क्वेश्चंस था या बेसिक्स था मैं उसको पहले ही करवा चुकी हूँ. आप उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए वानी अकेडमी चैनल में, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँ. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा कि बहुत सारे सेवरल चेंजेस हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. कब? बिटवीन 600 BC टू एंड 600 CE. तो कुछ चेंजेस जो हैं इन्फ्लुएंस किए सोसाइटी को, और साथ साथ अगर एक इंस्टेंस में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, एक्सटेंशन हुआ है एग्रीकल्चर का फॉरेस्टेड एरिया में भी. और जब फॉरेस्टेड एरिया में भी एग्रीकल्चर होगा तो किसकी लाइफ बदलेगी? फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ बदलेगी. जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे वो लोग इमर्ज हुए एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप के नाम पर. जैसे कि हम गिल्ड और श्रेणी देखते हैं, वो इन्हीं क्राफ्ट स्पेशलिस्ट का ग्रुप है. अब हिस्टोरियंस ने काफ़ी टेक्स्ट यूज़ किए हैं ये पहचानने के लिए इन प्रोसेसेस को. ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट बताते हैं सोशल बिहेवियर के बारे में, बाकी दूसरे क्या बताते हैं? सोशल सिचुएशंस और प्रैक्टिसेस के बारे में. हम एक ग्लिम्स भी कैच कर सकते हैं सोशल एक्टर्स की उन इंस्क्रिप्शन से. जिस इंस्क्रिप्शन में कुछ हमको बना हुआ दिख गया या कुछ लिखा हुआ दिख गया, पर्टिकुलर अशोक के बारे में दिखा, तो वो एक सोशल एक्टर थे उस पर्टिकुलर पीरियड के, हमें ये पता चल गया. एक्टर मीन्स एक्टिंग वाली नहीं, मीन्स वो एक्ट करते थे, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे सोशली. ओके, अब हम बात करते हैं. सो यहाँ पे हमको ये चीज़ अपने दिमाग में रखने के लायक है कि कि क्या कंपोज हुआ, हु कंपोज्ड पर्टिकुलर थिंग और फॉर होम. जैसे कोई भी टेक्स्ट है वो किसके लिए कंपोज हुआ, कौन ने किया और क्यों किया, उसमें क्या था टेक्स्ट में. ठीक है, अब हम बात करते हैं. पहली बात, टेक्स्ट की बात हो रही है तो हम महाभारत की बात करेंगे जो कि ग्रेटेस्ट एपिक है.
तो यहाँ पे महाभारत के बारे में फोकस है। कोलोसल एपिक है, एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ओवर 1 million verses, okay, with depiction of wide range of social categories situation. We draw one of the richest text of the subcontinent. ठीक है, it was composed over the period of about 1000 years, that is circa 500 CE BCE onwards, and some of the stories it contains may have been circulation ever earlier. ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आ ही रहा होगा। अब the central story is about the टू सेट ऑफ वारिंग कजन्स, दो कजन मतलब सेट थे कजन्स के। सेट मीन्स एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, उन दोनों की जो वार हुआ उन दोनों के बीच में, उसके बारे में ये महाभारत है पूरी लगभग। तो वारिंग कजन्स थे, कौरव जो 100 थे और पांडव जो 5 थे। ठीक है, इस टेक्स्ट में एक सेक्शन है इसमें ले किया है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। ओकेजनली दो नॉट ऑलवेज द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम्स टू फॉलो दीज नॉर्म्स। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की। ठीक है, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि कब मतलब हुआ, बिगिन 1919 में। किसकी लीडरशिप में हुआ ये बिगिन? एक संस्कृतिस्ट थे वीएस सुक्थांकर और उनकी टीम जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, इसको किया उन लोगों ने, कंपोज या बनाया, जो भी सेट किया। दे कलेक्टेड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेराइटीज ऑफ स्क्रिप्ट। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट जितनी भी संस्कृत स्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी हुई थी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट में, उन्होंने उसको पहले कलेक्ट किया। वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट वर कंपेयर्ड। अब उन्होंने क्या किया, वर्सेस को कंपेयर किया। ठीक है, जो कॉमन वर्सेस होते थे उनको सेलेक्ट किया और पब्लिश किया सेवरल वॉल्यूम्स में। जो सेलेक्टेड वर्सेस थे उनमें से उन्हें सेलेक्ट किया और पब्लिश किया अलग अलग वॉल्यूम्स में, जो कि हुआ 13,000 पेजेस का और 47 ईयर्स में वो कंप्लीट हुआ। सी सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, इतने में वो कंप्लीट हुआ। वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड अर्ली सोशल हिस्ट्रीज। ठीक है, इसमें जो वेरिएशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो शेप किया है हमारे अर्ली सोसाइटी को, अर्ली सोशल हिस्ट्री को। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस इज डेराइव्ड primarily from Brahman text. Scholars begin studying other tradition from work in Pali, Prakrit and Tamil. ये most of the ancient languages हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं kinship and marriage, many rules and varied practices. Not all families are identical. अब families की बात होती है तो families की पहले हम पढ़ लेते हैं होती क्या है। Families are usually part of larger network of people. Network of people होती है ना, connected रहते हैं सब एक दूसरे से। Defined as relative, जिनको relative बोलते हैं, और to use more technical form यूज़ करने के लिए हम उन्हें kinfolk बोल देते हैं। अभी हमने पढ़ा है kinfolk पीछे क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं, या फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब आप दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सारी फैमिलीज जो होती थी वो आइडेंटिकल नहीं होती थी। बहुत सारी फैमिली वैरी करती थी। कैसे? नंबर ऑफ मेंबर्स में, कि कितने मेंबर हैं। किन फैमिली में होते थे 4, 5, 6, कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप में भी वो वैरी करते थे। रिलेशनशिप भी बहुत अलग रहती थी। ठीक है उनकी। अब क्या होता था, हिस्टोरियंस रिट्राइव इन्फो फ्रॉम एलीट फैमिलीज। हिस्टोरियंस को जो है कहाँ से मतलब मिला इन्फॉर्मेशन, जो एलीट फैमिली यूज़ हुआ करती थी, क्योंकि उनके बारे में उनको कोई ना कोई प्रूफ मिल गए, क्योंकि कहीं लिखा रहा होगा या कुछ भी है, कहानी किस्से में फेमस होंगे वो चीज़ें। लेकिन क्या डिफ़िकल्ट था उनके लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करना फैमिलियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल देन एलीट फैमिलीज। एलीट फैमिलीज़ के बारे में तो पता चल जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी हाई स्टेटस की होती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी होते हैं पीपल होते हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में उन्हें नहीं पता चला। आज से 1000 साल बाद हम जैसे कॉमन लोगों के बारे में क्या तब के हिस्टोरियंस को या तब के लोगों को पता होगा? नहीं पता होगा। हम लोग बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं और एक मिडिल वे फॉलो करते हैं लाइफ का, तो हमारे बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा। वो बात अलग है अगर आप IAS बन जाते हो और फिर तब तो आपकी फैमिली के बारे में पता होगा लोगों को, क्योंकि रजिस्टर्ड होंगी वो चीज़ें। अब महाभारत की स्टोरी करते हैं। ये क्या था, फ्यूड ओवर लैंड, इसमें लड़ाई हो गई थी लैंड के लिए और ये सब। ठीक है, महाभारत इन्फोर्स द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी एज वैल्यूएबल। पैट्रिलिनी क्या होता है, सन कुड क्लेम द थ्रोन
और अदर रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर। तो महाभारत ने क्या रीइंफोर्स किया? आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी को वैल्यूएबल। तो मोस्ट रूलिंग जो डायनेस्टीज थी वो क्लेम करती थी क्या फॉलो करने का? पैट्रिलिनी फॉलो करने का। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी जहाँ पे किंग नहीं रहते थे, तो उस कंडीशन में ब्रदर सक्सीड कर देते थे उनके, ठीक है, या वो भी नहीं है तो कोई दूसरे किंग्समैन सक्सीड कर देते थे थ्रोन में, ठीक है, या वो भी नहीं है तो कोई एक्सेप्शनल वुमेन करती थी। जैसे हम देखे थे प्रभावती के केस में। प्रभावती कौन थी? प्रभावती कौन थी? वो जो हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़े हुए थे ना पिछले चैप्टर में, उनकी बेटी प्रभावती, जिनको एक्सेस था रिसोर्सेज का, तो वो एक्सेप्शनल वुमेन थी। ठीक है, तो ये तब है कि जब कोई बेटा ना हो तो ये लोग फॉलो कर सकते हैं सक्सेशन। अब द कंसर्न विथ पैट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, इट इज़ एविडेंट इन मंत्र, इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेद। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुरु पांचाल रीजन एंड द नेबरिंग एरियाज। कुरु और पांचाल रीजन और उनका नेबरिंग एरियाज, ठीक है, ये कुरु वाला रीजन है, ठीक है, देख सकते हैं ये कोसल है, मल्ला, अयोध्या, ठीक है, या इंद्रप्रस्थ दिया हुआ है, हस्तिनापुर, ये आपने सुना होगा, महाभारत देखी होगी तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस। मैरिज के क्या रूल्स होते थे? सम वर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनिएज, ठीक है, पैट्रिलिनिएज की कंटिन्यूटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे कि डॉटर्स एट नो क्लेम्स, सन्स जो होते थे वो इंपॉर्टेंट होते थे कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनिएज के लिए। सन कैसे होते थे? जो बेटे होते थे, सन जिनको कहते हैं, तो वो क्या करते थे कंटिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते थे पैट्रिलिनिएज के लिए। बेटा है, कोई राजा है, उसका बेटा फिर उसकी राज्यगद्दी में बैठेगा। लेकिन डॉटर्स एड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, लेकिन डॉटर्स के पास कोई भी क्लेम नहीं था रिसोर्सेज में अपने घर के, ठीक है। मैरिंग दैम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। क्या डिज़ायरेबल होता था? कि लड़कियों को उनकी फैमिली के बाहर जो है दूसरे किन में, मतलब अपने किन से बाहर उनको शादी करवाई जाए। इसको एक्सोगैमी भी बोलते हैं। एक्सोगैमी क्या होती है? एक्सोगैमी होती है आउटसाइड द किन, मतलब कि एक्सोगैमी कहते हैं उसको, जो अपने परिवार से बाहर शादी करते हैं उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। और जब अपने किन में या अपने यूनिट में ही विद इन द यूनिट शादी करते हैं तो उसको एंडोगैमी बोलते हैं। जिस भी लोगों की सेवरल वाइफ्स होती है जिस इंसान की, उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। और जिनके सेवरल हस्बैंड होते हैं उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो ये बिलीव था, ये मान्यताएं थीं कि कन्यादान जो होता है, यानी कि कन्या का दान, यानी गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर, यानी फादर की ये इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी थी कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करें। तो इस अब ये देखिए यहाँ पे ये होता है कन्यादान, सच में वो इसी तरह होता है। हिंदू फैमिलीज़ में देखा होगा, जो भी बिलोंग करते हैं या नहीं करते उन्होंने कभी देखा होगा, ये ऐसे होता है कन्यादान, ये फादर करते हैं ऐसे, ये कन्या और उनके हस्बैंड, मतलब जो भी लड़की है या उसके हस्बैंड है, सिर्फ ये कन्यादान होता है। तो ये बिलीफ जो है वो माना जाता है हिंदू फैमिलीज़ में। अब इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स हुए, ठीक है, न्यू टाउन इमर्ज हुए, उसी के साथ साथ सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई। जो पीपल हैं फ्रॉम नियर एंड फार बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडियाज़ इन द अर्बन मिलियो। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण लेट डाउन द को। अब ये जो चेंजेस आए उसके साथ साथ सोशल लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि ब्राह्मण ने क्या किया? लेट डाउन द कोड ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ ग्रेट डील, ठीक है। ब्राह्मण ने कोड ला दिया सोशल बिहेवियर का। वो कोड क्या थे? कब से स्टार्ट हुए? circa 500 BC से। इन नॉर्म्स में क्या होता था? कंपाइल, ये नॉर्म्स क्या होते थे? संस्कृत टेक्स्ट में कंपाइल होते थे, है ना, जिनको क्या बोलते थे? धर्मसूत्र। धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र में इनके बारे में, इन कोड ऑफ सोशल बिहेवियर के बारे में दिया रहता था, जो कि सब लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते थे। मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र होते थे उनमें कुछ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर दिए रहते थे जो सबके द्वारा फॉलो किए जाते थे। और इसका इंपॉर्टेंट वर्क जो है धर्मसूत्र का, वो क्या है? मनुस्मृति। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिनमें से 4 फॉर्म्स जो हैं वो सो अच्छा माना जाता है, तो गुड, और रिमेनिंग कंडेम्ड।
मीन्स उनमें से जो रिमेनिंग होते थे शायद वो उनके द्वारा फॉलो किए जाते थे, जो ब्राह्मण कोड ऑफ कंडक्ट को या कोड ऑफ सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते थे। अब गोत्र फॉर अ वुमेन, अब गोत्र क्या होता है, जैसे कि इट इज़ फॉर क्लासिफाइंग पीपल। गोत्र का भी यूज़ होता है 1000 BC ऑनवर्ड से ये शुरू हुआ। ये लोगों को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होता था, स्पेशली ब्राह्मण को क्लासीफाई करने के लिए, यानी कि जितने भी तरह के ब्राह्मण हैं उन्हें डिवाइड कर दिया जाता था। कैसे? ईच गोत्र नेम्ड आफ्टर द वैदिक सीर। वैदिक जो संत होते थे उनके नाम पे गोत्रों को क्लासीफाई कर देते थे, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, है ना, गौतम, भरद्वाज, ठीक है, ऐसे करके सीर्स के नाम पे कर दिया जाता था। और इन्हें यह माना जाता था कि जैसे कि पर्टिकुलरली कोई बिलोंग करता है किसी गोत्र को, फॉर एग्जांपल अ पर्सन बिलोंग्स टू गोत्र ऑफ वशिष्ठ, सो वो लोग क्या हैं, वशिष्ठ के डिसेंडेंट हैं, यानी कि वशिष्ठ जो ऋषि थे उनके बेटे के बेटे के बेटे, मतलब उनके डिसेंडेंट हैं, उनकी फैमिली के हैं, वशिष्ठ उनके पूर्वज हैं। तो यहाँ पे 2 रूल होते थे। जो गर्ल होती थी उनको शादी के बाद अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर का गोत्र, कोई लड़की है उसके फादर का गोत्र कश्यप है या कुछ है या वशिष्ठ है ना, या गौतम है, तो शादी के बाद वो पर्टिकुलर अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाएंगे, जो भी हो, वॉट एवर वो हो सकता है, वशिष्ठ हो सकता है या भरद्वाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी रूल था कि सेम गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। जैसे अगर गर्ल का गोत्र जो है वो वशिष्ठ है, तो अगर वो उसके हस्बैंड का गोत्र वशिष्ठ हुआ तो ये लोग शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम डिसेंडेंट, सेम सीर के बच्चे मारे जाएंगे ना, इसलिए एक ही फैमिली टाइप के। अब सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहनास हैव बीन रिकवर्ड विच अलाउज हिस्टोरियंस टू ट्रेस फैमिलीज, डाइज, मैरिजेस। अब सतवाहनास की कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिले जिसमें उनकी फैमिलीज़ के बारे में, मैरिजेस के बारे में ट्रेस किया जाने लगा। तो क्या होता था, सम वर पॉलीगाइनस, जैसे कि कुछ लोग जो होते थे उनमें से बहुत सारी शादी करते थे, सेवरल वाइफ्स रखते थे, ठीक है। मैरिज अमंग किनफोक एंश्योर्ड अ क्लोज knit कम्युनिटी। अब वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या मदर्स भी इंपॉर्टेंट थी? तो इसमें से एक रेफरेंस दिया हुआ है, सतवाहनास वर आइडेंटिफाइड थ्रू द नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर मदर्स, दैट इज मेट्रोनिमीज, मतलब उनके मदर्स से उनका नेम डिराइव किया जाता था। लेकिन ये क्या सजेस्ट करता है कि मदर तो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन सक्सेशन के लिए थ्रोन के पैट्रिलिनियल ही फॉर्म फॉलो होता था, यानी कि सक्सेशन तो उनके फादर पैट्रिलिनी में ही होता था, लेकिन जो भले ही मदर्स इंपॉर्टेंट रही हो, लेकिन जो नेम था वो डिराइव्ड होता था मदर्स से। अब बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस की विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। व्हाट इज़ अ कास्ट? अब कास्ट क्या होती है? इट इज़ अ सेट ऑफ हायरार्किली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। सोशल कैटेगरीज का हायरार्की में ऑर्डर, एक ऑर्डर लगाना कि सबसे ऊपर क्या है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे क्या है। तो आइडियल वर्क लेड डाउन वॉज धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। इनमें क्या दिया था धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में? ब्राह्मण, पहले ये बता देते हैं, ब्राह्मण जो होते थे उनको क्लेम किया जाता था तो फर्स्ट है वो है इस हायरार्कियल ऑर्डर में, और जो शूद्र हैं वो सबसे बॉटम में आते हैं। तो अब राइट ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ते हैं। राइट ऑक्यूपेशन किस पर्टिकुलर कास्ट के लिए क्या रहा करता था उस समय? तो ये आइडियल्स जो थे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र से डिराइव हुए थे। क्या? आइडियल ऑक्यूपेशन फॉर द 4 वर्ण, 4 वर्ण के जो भी आइडियल ऑक्यूपेशन होते थे उनको। तो ब्राह्मण का क्या हुआ करता था? टीच वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइजेस, गेट सेक्रीफाइजेस परफॉर्म्ड, रिसीव्ड गिफ्ट्स। क्षत्रिय क्या होता था? दे वर इंगेज इन वार, दे प्रोटेक्ट पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था उनका, प्रोवाइड जस्टिस का काम होता था उनका, गेट सेक्रीफाइजेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। वैश्य का क्या होता था? जो भी क्षत्रिय का काम है वो भी होता था, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड का भी काम होता था वैश्य का। और शूद्र का क्या होता था? एक ही ऑक्यूपेशन होता था कि इन तीनों को सर्व करना है। ये जो हायर हैं सबसे नीचे, तो इनको सर्व करना है। ब्राह्मण के और भी क्या काम होते थे? ये असर्ट करते थे वेद को, वर्ण को, वर्ण ऑर्डर को कि डिवाइन ओरिजिन है। जो वर्ण का ऑर्डर है ये डिवाइन ओरिजिन है, ऑर्डर ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ठीक है। अब ये एडवाइस करते थे किंग को कि आप ये देखिए कि आपके जो राज्य में ये पर्टिकुलर ये चीज़ है ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। साथ ही साथ लोगों को परसुएट करते थे कि जो उनका स्टेटस है वो बाय बर्थ डिफाइंड है। अब यहाँ पे मैंने इमेज दी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी जो पर्टिकुलर वेशभूषा होती थी वो इसी तरह रहती थी, साथ साथ इनके काम जो थे वो भी इससे आप डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स की, नॉन क्षत्रिय किंग्स की। जो नॉन क्षत्रिय किंग्स होते थे उनकी,
तो शास्त्र से क्या बताता है कि जो किंग होते हैं वो सिर्फ क्षत्रिय होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएज प्रोबेबली हैड डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बताया कि जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो ये बताता है कि वो लोग जो होते थे वो लो ओरिजिन के होते थे। अब शुंग एंड कन्वास जो होते थे ब्राह्मण्स थे, लेकिन शाकाज रिगार्डेड एज म्लिच्छाज बाय ब्राह्मण। अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो थे वो क्या बताते थे कि जो रुद्र दमन है, शाक रूलर है, उसने क्या रिबिल्ड किया है, सुदर्शन लेक, ठीक है। ये सजेस्ट करता है दैट पावरफुल मिलिच्छाज वर फैमिलियर विथ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस एंड सतवाहनास जो थे वो क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन किंग्स ओट टू बी क्षत्रिय। सतवाहनास तो किंग थे, लेकिन वो ये बताते थे कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जो किंग्स होते थे वो ओट टू बी क्या होते थे कि क्षत्रिय होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट होते हैं वो एक्सोगैमी पे बिलीव करते हैं। एक्सोगैमी मतलब कि मैरी करना आउटसाइड द किन, ठीक है। अब जाति और सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जाति क्या होती है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन द टेक्स्ट टू रेफर सोशल कैटेगरीज। और ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति लाइक वर्ण वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। ब्राह्मणिकल थ्योरी के हिसाब से जाति जो है वर्ण की तरह ही बेस है बर्थ पे। वर्ण फिक्स्ड होते थे, 4 तरह के होते थे, मगर जाति फिक्स नहीं होती थी, में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था। बहुत नंबर ऑफ जातिज भी रह सकती थी। कई जातिज जो थी वो मतलब ब्राह्मण जो अथॉरिटी ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स। अब उन्होंने न्यू ग्रुप्स ही बना डाले। क्या? निषाद वो लोग होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे और दे वांटेड टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशन। अब वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से नाम भी डिराइव करते थे, जैसे कि कोई सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, तो उसको बोल देंगे कि स्वर्णहार है, ठीक है। कॉमन ऑक्यूपेशन वाले लोग जो होते थे वो ऑर्गेनाइज करते थे एक ग्रुप, जिनको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं या गिल्ड्स बोलते हैं। संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज्ड द टर्म वनिक टू डेजिनेट मर्चेंट्स। मर्चेंट को डेजिनेट करने के लिए संस्कृत टेक्स्ट में और इंस्क्रिप्शन में वनिक नाम का टर्म यूज होता है। जो ट्रेड होता है वो ऑक्यूपेशन किसका होता है? वैश्य का होता है शास्त्र के हिसाब से। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एविडेंट इन द प्ले सच एज मृच्छकलिका रिटन बाय शूद्रक। उसमें क्या दिया था कि जो हीरो था चारुदत्ता वॉज डिस्क्राइब्ड एज बोथ ब्राह्मण एंड मर्चेंट। सतवाहा यूज हुआ है इसके लिए टर्म। बियॉन्ड द 4 वर्ण इंटीग्रेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें क्या था? पीपल हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज, ठीक है। तो संस्कृत टेक्स्ट में इन लोगों को क्या बोला जाता है? दे वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अनसिविलाइज्ड, ठीक है, या इनको बहुत ही ऑड और अनसिविलाइज्ड बोला जाता है, एनिमल लाइक भी बोला जाता है। जो 4 वर्ण कैटेगरी के बियॉन्ड होता है उनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता सिविलाइज सोसाइटी में। जो आदिवासी टाइप मतलब होते एकदम ही जंगल में रहते हुए, ठीक है, वो लोग। तो देयर वॉज ऑल्सो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल। इन लोगों में भी आइडियाज़ और बिलीव्स का शेयरिंग होता था। बियॉन्ड द 4 वर्ड्स जो है टॉप 4 वर्ड्स सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। वाइल द ब्राह्मण कंसिडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, दे ऑल्सो डेवलप्ड द शार्पर सोशल डिवाइड। देखो, अब ब्राह्मण ने कंसिडर किया कुछ लोगों को सिस्टम के बाहर, लेकिन उन्होंने ये शार्पर सोशल डिवाइड भी कर दिए सोशली। क्या क्लासीफाई किया कुछ कैटेगरीज को? अनटचेबल्स। दिस रेस्टेड ऑन अ नोशन that certain activities, especially those connected with performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those who designated as untouchable. अब देखो, जो अनटचेबल होते थे उनसे जो लोग होते थे वो खाना भी नहीं लेते थे उनके हाथ का, ठीक है। अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे आर डेजिनेटेड एज अनटचेबल. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ polluting रिगार्ड की गई. कैसी? These included handling corpse and dead animals. ठीक है. Those who performed such tasks designated as चांडाल. चांडाल किन्हें बोला जाता था? जो क्या करते थे? हैंडल करते थे कॉर्प्सेस को, मतलब मारे हुए लोगों की शव को और डेड एनिमल्स को. कई जगह ये भी होता है कि उनका सामान जो उनको दे दिया जाता है, चांडाल वगैरह, मतलब ये परफॉर्म करते थे एक्टिविटीज़ ऐसी मरने के बाद वाली.
तो their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting by those who claimed to be the top of the social order. जो अपने आप को ये मानते थे कि हम सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर हैं, वो लोग क्या करते थे, उन लोग ये मानते थे कि जो चांडाल होते हैं उनको देखने से भी क्या हो जाता है, पल्यूट हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटी ऑफ द चांडाल, मनुस्मृति में चांडाल की ड्यूटी के बारे में दिया हुआ है। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स एंड वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन। मैंने बताया था ना, जो लोग मरे हुए रहते थे उनका सामान भी इनको दे दिया जाता था, इसमें लिखा भी हुआ है। जो मरे हुए होते थे उन्हीं के कपड़े ये पहनते थे, और जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल होते थे इनको वो दिया जाता था। ये गांव के बाहर रहते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेजेस एंड सिटी एट द नाइट। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज एक्सक्यूशनर्स। उनको उनकी बॉडी भी डिस्पोज की जाती करना पड़ता था जिनके कोई रिलेटिव वगैरह नहीं थे। पर्टिकुलरली ये लोग नियर शमशान रहते थे। ठीक है। तो मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाहियान 5th century wrote BCE wrote that untouchables had to sound a clapper in streets so that the people could avoid seeing them. उन्हें आवाज़ टाइप का कुछ भी करना पड़ता था ताकि स्ट्रीट में जब वो आएँ ताकि लोग उन्हें ना देखें, क्योंकि लोग देखेंगे तो वो ये मानेंगे कि पल्यूट हो गए हम, है ना। By examining non-Brahmanical texts which depict the life of Chandal, historians have tried to find out whether Chandal accepted the life of degradation prescribed in the Shastra. Sometimes these depictions correspond with those in the Brahmanical text, but occasionally they are hints of several social realities. ठीक है। इसी के साथ हम अपना पार्ट 1 एंड करते हैं। हम आपको मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हमने 3rd टॉपिक तक कवर किया है, अगले पार्ट में हम 4th से 7th टॉपिक तक कवर करेंगे और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो इससे हमको क्या क्या सीख मिल रही है? इससे हमको ये सीख मिल रही है कि कैसे लोग अपने मन से धर्मशास्त्र बनाते थे, फिर उसी पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कितनी बुरे हालात थे। सोचिए हम कितनी अच्छी सोसाइटी में आज रह रहे, तब भी ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। आज से इतने ज़्यादा साल पुरानी चीज़ें जो है आज भी प्रिवेल कर रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को मिटाना होगा, सोशल डिफरेंसेस को मिटाना होगा। ठीक है। साथ ही साथ एक ऐसा फॉर्म होना चाहिए, इसका आप वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। और भी आपके कुछ व्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। तो इससे हमें आप सोशल लाइफ के बारे में पता चल गया। पिछले लेक्चर्स में हमने इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता किया था। आगे हम सोशल लाइफ के बारे में और जानेंगे। उसके बाद हम थिंकर्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वानी अकेडमी and also hit the bell icon. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you so much.